अब बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन साइटोकाइनिन के बारे में। तो साइटोकाइनिन का जो फंक्शन है उसमें जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है वो है कि साइटोकाइनिन का डिस्कवरी वो एक्चुअली हुआ था हेरिंग नाम का एक फिश है जो बेसिकली मिड अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलता है। ठीक है, मिड अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलता है हेरिंग फिश। हेरिंग फिश की स्पर्म से साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और साइटोकाइनिन का जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, जो साइटोकाइनिन का स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है वो बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड से मिलता जुलता है, जो बेसिकली हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पता है नाइट्रोजनस बेस होता है ना, दो टाइप का, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। तो प्यूरिन पायरिमिडिन के अंदर तो साइटोकाइनिन एंड थायमिन आता है, बट प्यूरिन के अंदर दो टाइप आता है, एडेनिन एंड गुआनिन। तो बेसिकली एडेनिन जो होता है ये एक प्यूरिन बेस है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है साइटोकाइनिन का स्ट्रक्चर से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये साइटोकाइनिन का एक काइंड ऑफ डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एडेनिन डेरिवेटिव और एडेनिन के साथ इसका सिमिलरिटी है। तो हेरिंग से इसको किसने डिस्कवर किया था? मिलर नाम का साइंटिस्ट, मिलर एंड हिज टीम, इसने डिस्कवर किया था साइटोकाइनिन को हेरिंग फिश की स्पर्म से। ठीक है, अगर बात करें साइटोकाइनिन की ऑकरेंस की, तो साइटोकाइनिन एज ए प्लांट हार्मोन, जो नॉर्मल बाकी प्लांट हार्मोन जहाँ अवेलेबल होता है वैसे ही साइटोकाइनिन सारे प्लांट जो भी ग्रोइंग पार्ट्स होता है प्लांट के अंदर उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोइंग लीफ, फ्रूट, बर्ड्स, हर एक पार्ट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करते हैं साइटोकाइनिन का फंक्शंस की। साइटोकाइनिन के लिए इसका डिस्कवरी और छोटा मोटा एक दो पॉइंट के अलावा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका फंक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं साइटोकाइनिन का जो मेजर फंक्शन है वो है कि सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन को एनहांस करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन कुछ फंक्शनल प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जो आगे चल के जो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म होता है उसको एक्टिवेट करता है। कैसे, देख लेते हैं यहाँ पर साइटोकाइनिन क्या करता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो इन टर्न एक्टिवेट एक प्रोटीन होता है यहाँ पर साइक्लिन। ठीक है, साइक्लिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस साइक्लिन प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और इन साइक्लिन प्रोटीन इन टर्न एक्टिवेट अनदर प्रोटीन, एक साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है CDK, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइक्लिन होता है वो CYC3 साइक्लिन है। ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है और साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को ये साइक्लिन एक्टिवेट करता है। खुद एक्टिवेट होने के बाद ये साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है और इसके साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके एक इलॉन्गेशन फैक्टर होता है उसको एक्टिवेट करता है। वो इलॉन्गेशन फैक्टर कौन होता है? E2F। अभी इलॉन्गेशन फैक्टर स्टार्टिंग में इनएक्टिव कंडीशन में होता है क्योंकि इसके साथ एक और प्रोटीन और एक और फैक्टर रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन फैक्टर बाइंड रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जब तक इलॉन्गेशन फैक्टर 2 के साथ बाइंडेड फॉर्म में होता है तब तक इलॉन्गेशन फैक्टर 2 इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब साइटोकाइनिन का फंक्शन, सेल डिवीजन का फंक्शन होने के लिए इस प्रोटीन का रिलीज होना जरूरी है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन इनिशिएट करता है। फॉस्फोराइलेशन जैसे इनिशिएट करता है तो इलॉन्गेशन फैक्टर 2 जो है ये अलग हो जाता है और रेटिनोब्लास्टोमा जो प्रोटीन है वो अलग होकर फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। ठीक है, पहले ये डिफॉस्फोराइलेट कंडीशन में रहता है तो इनएक्टिव रहता है और साथ में इसको भी ब्लॉक करके रखता है। तो जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होकर बाहर रिलीज हो जाता है तो इलॉन्गेशन फैक्टर 2 एक्टिवेट हो जाता है और ये G1 to S फेज का जो ट्रांजिशन है इसमें हेल्प करता है। हम लोग को पता है ना सेल डिवीजन में सेल साइकिल में दो फेज होता है, एक माइटोटिक फेज होता है और एक होता है इंटरफेज। इंटरफेज में 3 सब फेज होता है, G1, S, G2। तो G1 से S फेज में जाने का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसमें कौन रोल प्ले करता है? साइटोकाइनिन।
अगर स्पेसिफिकली बात करें कौन सा कौन सा साइक्लिन प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, साइक्लिन C3 प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, C3 साइक्लिन पार्टिसिपेट करता है। कौन सा एलोंगेशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, E2F एलोंगेशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है। क्लियर? तो ये तो गया G1AS को एक्टिवेट करने का मैकेनिज्म। एक और साइक्लिन है, ठीक है, एक और साइक्लिन है जिसका नाम है CDC25। देखा गया है कि ये साइक्लिन क्या करता है कि G2 के बाद M फेज में जाने का जो मैकेनिज्म है इसको प्रोमोट करता है। क्योंकि जैसे ही G1AS G2 फेज कंप्लीट होता है तो जो भी प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है वो सेल का एक्चुअल डिविजनल नंबर डिविजन फेज में, जो सेल का जो नंबर डिवीजन फेज होता है उसमें एंटर करता है। तो सेल का नंबर डिवीजन फेज किस में होता है, माइटोटिक फेज में, ठीक है। तो माइटोटिक या तो मियोटिक फेज में। तो माइटोटिक फेज में जाने से पहले जो G2 to M फेज का जो ट्रांजिशन है, सेल का जो एंटरिंग है, उसमें कौन रोल प्ले करता है, CDC25, ठीक है। साइक्लिन C3 जो होता है वो G1 to AS फेज का ट्रांजिशन में, एंड साइक्लिन, ठीक है, जो CDC25 साइक्लिन होता है वो एक्चुअली G2 to M फेज का जो ट्रांजिशन होता है इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है कि इन दोनों फैक्टर की वजह से कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को एक्टिवेट किया जाता है जिसकी वजह से साइटोकाइनिन सेल की जो डिवीजन होता है उसमें रोल प्ले करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। अब साइटोकाइनिन का नाम सुन के क्या लगता है, साइटोकाइनिन का नाम सुन के ऐसा लग रहा है ना कुछ ये नाम पहले कहीं सुना होगा, यस डेफिनेटली। जो साइटोकाइनिन है वो एक्चुअली साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल के अंदर टोटल माइटोटिक फेज का सारा इवेंट कंप्लीट होने के बाद आफ्टर टेलोफेज, जब सेल को फाइनली 1 to 2 सेल में डिवाइड होना है, अलग होना है, दो इक्वल सेल में अलग होना है, उस फेज को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस फेज, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस फेज में बेसिकली साइटोकाइनिन रोल प्ले करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसका एपिकल मेरिस्टेम और जो रूट होता है, लेटरल रूट होता है, इसके ऊपर साइटोकाइनिन का क्या रोल है। साइटोकाइनिन अगर एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, अगर एपिकल मेरिस्टेम की बात करें और लेटरल रूट की बात करें तो देखा गया है कि साइटोकाइनिन का लेवल अगर ज़्यादा हो तो साइटोकाइनिन जो होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, उसको, उसका जो ग्रोथ होता है उसको एनहांस करता है, कौन, साइटोकाइनिन। और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसकी जो ग्रोथ होती है उसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है, कौन, साइटोकाइनिन। शूट एपिकल मेरिस्टेम की जो ग्रोथ होती है उसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है और रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो ग्रोथ होती है उसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है, कौन, साइटोकाइनिन। लेटरल रूट की बात करते हैं। लेटरल रूट के लिए देखा गया है, लेटरल रूट में हम ऑक्सिन के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेटरल रूट के लिए देखा गया है कि जो ऑक्सिन होता है, ठीक है, ऑक्सिन पॉजिटिवली जो लेटरल रूट की ग्रोथ होता है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ही ग्रोथ प्रमोट करता है, ठीक है, ग्रोथ प्रमोट ग्रोथ, सॉरी। और अगर बात करें साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन जो होता है वो लेटरल रूट की जो ग्रोथ होती है उसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनहिबिट ग्रोथ। तो लेटरल रूट के लिए और एपिकल मेरिस्टेम के लिए साइटोकाइनिन किसका ग्रोथ इनहैंस करता है, किसका ग्रोथ इनहिबिट करता है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है कि टिश्यू का जो अलग अलग शेप है
वो कैसे चेंज होता है, किस फेज में कब कब चेंज होता है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो बेसिकली मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि एक टिश्यू का जुवेनाइल फेज में क्या कंडीशन है, मिड ग्रोथ फेज में क्या कंडीशन है एंड एडल्ट फेज में क्या कंडीशन है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो देखा गया है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन इन दोनों हार्मोन का जो रेशियो होता है वो बेसिकली प्लांट के अंदर मॉर्फोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करता है। कैसे करता है? अगर ऑक्सिन का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कंपेयर टू साइटोकाइनिन, अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन के रेशियो में ऑक्सिन का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो रूट की ग्रोथ प्रोमोट होता है, ठीक है, रूट ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है, रूट की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन की लेवल में साइटोकाइनिन का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो की बात करें, इसमें साइटोकाइनिन का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो शूट जो होता है, जो स्टेम होता है, उसकी ग्रोथ प्रोमोट होता है। अगर दोनों का लेवल बराबर होता है, दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो वो बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू जो होता है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये क्या होता है मैं बताऊंगा। तो बेसिकली इसमें देखो ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा साइटो कंपेयर टू साइटोकाइनिन, दैट मीन ये जो रेशियो होगा वो मोर देन 1 होगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो मोर देन 1 होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर तुमको एग्जाम में ऐसे पूछे कि ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो मोर देन 1 होगा तो क्या होगा, रूट की ग्रोथ प्रमोट होगी, दैट मीन ऑक्सिन का लेवल यहाँ पर ज़्यादा है। अगर ऑक्सिन से साइटोकाइनिन का लेवल ज़्यादा होगा, दैट मीन ऑक्सिन साइटोकाइनिन का लेवल अगर लेस देन रेशियो अगर लेस देन 1 होता है तो उसमें सूट की ग्रोथ प्रमोट होगी, ठीक है। अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल हो, दैट मीन नियरली 1 हो और ऑलमोस्ट या एग्जैक्टली 1 वैल्यू हो उसका, तो अनडिफरेंशिएटेड जो टिश्यू होता है उसकी ग्रोथ प्रमोट होती है। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का मतलब होता है कैलस। कैलस फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मान लो प्लांट की किसी भी ग्रोइंग पार्ट या तो लीफ, ठीक है, या तो रूट का किसी भी पार्ट को अगर लेके लैब के अंदर, ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर लैब में प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर कल्चर मीडियम में रख के उसको अगर ग्रोथ किया जाए उसका, तो पहले एक टिश्यू का बॉल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक इरेगुलर शेप बॉल फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं कैलस। तो वो कैलस के अंदर जो टिश्यू का ग्रोथ है उसको ऑक्सिन साइटोकाइनिन का इक्वल रेशियो जो होता है वो प्रमोट करता है। फिर आगे चल के जिसका लेवल ज़्यादा होता है वो उसके अकॉर्डिंग या तो रूट या तो शूट का ग्रोथ कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑक्सिन का एक फिनोमेना होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सिन के साथ, उसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस नाम का एक फिनोमेना होता है जो हम ऑक्सिन के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एपिकल डोमिनेंस में क्या फंक्शन है साइटोकाइनिन का? साइटोकाइनिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को, साइटोकाइनिन ये बेसिकली इनहिबिट करता है किसको, एपिकल डोमिनेंस को, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है। पर ग्रोथ किसका करता है, मतलब किसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है? डेफिनेटली करता है जो बट एपिकल डोमिनेंस को अगर साइटोकाइनिन ने नेगेटिवली रेगुलेट किया तो पॉजिटिवली किसको रेगुलेट करेगा, लेटरल बड फॉर्मेशन को, लेटरल बड फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। एक और होता है उसको साइटोकाइनिन इनहिबिट करता है, उसका नाम है स्ट्रिगोलैक्टोन। स्ट्रिगोलैक्टोन बेसिकली एक ऑक्सिन जैसा ही कंपाउंड होता है, ठीक है, जैसे ऑक्सिन का फंक्शन होता है कि एपिकल डोमिनेंस को पॉजिटिवली रेगुलेट करना, स्ट्रिगोलैक्टोन भी एपिकल डोमिनेंस को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, इसको भी ब्लॉक कर देता है। तो बेसिकली जो पिक सूट एपिकल मेरिस्टेम की जो ग्रोथ है उसके रिलेटेड जो भी फंक्शन है जो ऑक्सिन करता था एपिकल डोमिनेंस के थ्रू,
उसका पूरा जो मैकेनिज्म है उसको साइटोकाइनिन नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और बदले में जो लैटरल बड फॉर्मेशन होता है उसको प्रोमोट करता है। तो साइटोकाइनिन का ये एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलता है? जब मैंने ऑक्सीजन पढ़ाया था उसमें क्लियरली बताया था, जो टी प्लांट होता है, टी प्लांट की ग्रोथ 50-60 फीट तक हो सकता है, पर उसको 4-5 फीट की हाइट पे रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा हाइट होगा तो उसकी कल्टीवेशन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और भी प्रॉब्लम है, तो उसको रोकने के लिए एक तो जो उसका मेरिस्टेमेटिक जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसको कट किया जाता है कि ऑक्सीजन का फंक्शनलिटी और ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर जाए। ऊपर से साइटोकाइनिन को अप्लाई किया जाता है कि उसका जो लेटरल बड दैट मीन जो ब्रांचिंग होता है, जो हेज फॉर्मेशन होता है, उसका जो प्रोसेस है उसको प्रोमोशन मिले। तो इन दोनों फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट बात करते हैं डिले इन लीफ सेनेसेंस। अभी लीफ सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है, एजिंग। मतलब लीफ के अंदर जो भी उसका न्यूट्रिएंट है, जो भी उसका फंक्शनल कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम होना और वो लीफ एक्चुअली मेन प्लांट से उसका अलग होकर झड़ जाना, उसको हम कहते हैं लीफ सेनेसेंस। ठीक है, सेनेसेंस के लिए ही लीफ के अंदर बुढ़ापा देखने को मिलता है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन जो है कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एंजाइम्स का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये प्रोसेस जानना इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है और वो एंजाइम क्या करता है? ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है प्लांट के अंदर थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, उसको और ज़्यादा उसके अंदर और ज़्यादा मोबिलिटी इंड्यूस करता है, उसको और ज़्यादा फ्लुएंट बनाते हैं। सो इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू प्लांट। ठीक है, जैसे ही जाइलम और फ्लोएम के थ्रू न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी एनहांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा? प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा लीफ को, फ्रूट को, फ्लावर को। अब न्यूट्रिएंट ना मिलना इज वन ऑफ द रीजन कि सेनेसेंस आता है। सेनेसेंस के लिए बहुत सारे रीजन होता है, ठीक है, एजिंग के लिए बहुत सारे रीजन होता है। तो उसके लिए एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई। अगर ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई लंबे टाइम तक चलेगा तो उस लीफ में, उस फ्रूट में, उस फ्लावर में बुढ़ापा देर से आएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो डिले होता है सेनेसेंस के अंदर, जो सेनेसेंस का जो प्रोसेस होता है उसको डिले करने का जो मैकेनिज्म होता है वो कौन करता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, लॉन्जिविटी ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये मैकेनिज्म है कि साइटोकाइनिन कैसे लीफ सेनेसेंस को कंट्रोल करता है, कैसे उसको डिले करता है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और इंपॉर्टेंट रोल अबाउट साइटोकाइनिन। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो जस्ट सेम